नाज़रीन आदाब। MCN के खुसूसी प्रोग्राम मैं और मेरा विजन में आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं हिना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन और मिस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर अफसर खान साहब से। तो आइए हम बात करते हैं अफसर खान साहब से। सबसे पहले तो हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो है बड़ी खुशी है कि जो है आपने मुझे यहाँ मौजूद किया और आप मुझसे बात करें। सर, आप एक माहिर तालीम हैं। आप औरंगाबाद में तो कई सालों तक आपने अपनी दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दी। साथ ही आप गल्फ़ कंट्रीज़ में भी जो है तो वहाँ पे जो है तो काफ़ी दिनों तक आपने जो है तो इसी पेशे से जो है तो आप मुंसलिक रहे। तो वहाँ की तालीम में और यहाँ की तालीम में क्या फ़र्क है? मेरा प्रोफेशनल करियर ये 1985 में शुरू हुआ था। मैंने ग्रेजुएशन किया था और ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करना चाहता था, इसलिए कि मुअल्लिम बनना चाहता था। लोग डॉक्टर, इंजीनियर, उसके बाद जो है एस्ट्रोनॉट क्या क्या नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा मुअल्लिम बनूँ। उसके लिए मुझे बीएड करना था, लेकिन बीएड करने के लिए एक मरहला जो है सता रहा था। वो ये था कि जो है आपको ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का गैप देना होता है, तो उसके बाद ही आप बीएड ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने बीलिप साइंस ज्वाइन की और अपना साल ज़ाय नहीं किया। तो बीएससी और बीलिप करने के बाद मैंने बीएड ज्वाइन किया और जैसे ही मैंने बीएड कामयाब किया फर्स्ट क्लास, तो मुझे होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर और एक लाइब्रेरियन के हैसियत से नौकरी मिली। वहाँ से मेरा प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ। उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल जो है सेंट फ्रांसिस डी सेल्स हाई स्कूल है, तो आप वहाँ चले जाइए। तो फादर कामत ने मुझे बुला लिया और मैंने वहाँ पर 4 साल तदरीस का काम अंजाम दिया और मैंने उस स्कूल से एडमिनिस्ट्रेशन सीखा। ये स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फादर कामत से हमने बहुत सीखा, इसलिए कि फादर कामत ने मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दे रखी थी। मैं क्रिकेट इंचार्ज था, मैं लाइब्रेरियन था, मैं लैब इंचार्ज था, प्लस मैं मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाता था। उसके बाद फिर हुआ ये कि मुझे डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने जो मॉडल हाई स्कूल शुरू किया था, उसकी प्रिंसिपलशिप ऑफर हुई। बड़ी मुश्किल से, एक लंबी कहानी है। फादर कामत छोड़ना नहीं चाहते थे और डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया जो है हमें लेना चाहते थे। फाइनली जीत डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की हुई और मैं मॉडल हाई स्कूल का प्रिंसिपल बना। 5 साल यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल काम करने के बाद वो एक नया स्कूल शुरू हुआ था जिसमें मैं प्रिंसिपल था। तो 5 साल में मैंने उस स्कूल को फुल फ्लेज हाई स्कूल बनाकर औरंगाबाद का बेस्ट रिज़ल्ट देकर जो है मैंने बाहर का रुख इख्तियार किया, इसलिए कि मुझे प्रिंसिपलशिप का ऑफ़र आया था इंडियन स्कूल सलाला से। मेरा वो फर्स्ट असाइनमेंट था और उसके बाद फिर वहाँ 2 साल काम करने के बाद मुझे सऊदी अरेबिया में एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल में जॉब ऑफ़र हुआ, जिसे मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन वहाँ पर भी ये था कि मैनेजमेंट छोड़ना नहीं चाहता था और हमारे एम्बेसडर साहब उस ज़माने में जो है वो मुझे किसी सूरत में भी अपॉइंट करना चाहते थे। तो एम्बेसडर की जीत हुई और मैंने ज्वाइन किया। वहाँ मैंने 14 साल जो है एज अ प्रिंसिपल काम किया। एक छोटा सा स्कूल था जो विला में चलता था वहाँ पे रियाद सऊदी अरेबिया में। तो मेरे ज़माने में जो है 2 स्कूल की बिल्डिंग्स बनी, जिसमें तकरीबन 5000 बच्चे अपना अकोमोडेट हो सकते थे। तो बॉयज़ बिल्डिंग और गर्ल्स बिल्डिंग। तो मैंने वहाँ पर 14 साल काम किया और उसके बाद जो है मैंने जब वो स्कूल छोड़ा तो उस वक्त जो है 11,000 तलबा व तालिबात उस स्कूल में पढ़ती थी। मैं अकेला प्रिंसिपल था, 2 वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे। लेकिन मैं आपके उस सवाल के जवाब पे आता हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि
मैंने मॉडल हाई स्कूल होली क्रॉस, सैन फ्रांसिस और उसके अलावा जो है इंडियन स्कूल सलाला और इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद में एज अ प्रिंसिपल काम किया था। लेकिन ये कम्युनिटी स्कूल्स थे, ये स्कूल मेरे नहीं थे। मेरी एक आइडियोलॉजी थी, इसलिए कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है मुख्तलिफ स्कूल से सीखी थी। तो मैं ये चाहता था कि मैं एक ऐसा स्कूल कायम करूं जो वाकई आइडियल हो, जिसमें जो है मैं अपनी मर्ज़ी से असातिज़ा का सिलेक्शन कर सकूं, अपने हिसाब से जो है निसाब वो करूं, वहाँ पर इम्प्लीमेंट करूं। तो ये मैं इस मौके की तलाश में था। लेकिन मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूँ कि यहाँ की तालीम और वहाँ की तालीम में क्या फ़र्क है। निसाब तो एक ही होता है, CBSE का ही निसाब होता है, लेकिन वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि जो फ़ीस जो है दिरहम या रियाल में देते हैं। और उसके अलावा जो है वहाँ के जो स्कूल्स है उनमें स्टेबिलिटी होती है। वहाँ के टीचर्स जो है बीच में से छोड़कर जा नहीं सकते, इसलिए कि वीज़ा होता है स्कूल के पास, और उसके बाद उनमें बंदिश होती है, वो बीच में जॉब नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ कंटिन्यूटी होती है और स्टेबिलिटी होती है स्कूल्स में। जबकि यहाँ जब मर्ज़ी चाहे टीचर आता है और अपनी मर्ज़ी से छोड़कर जाता है। लाख कोशिश कर लें कि वो ना जाए, उस पर यहाँ पाबंदियाँ भी लगा दें, लेकिन वो पाबंदियाँ यहाँ काम नहीं आती। तो यहाँ थोड़ी सी इस किस्म की इनस्टेबिलिटी होती है जहाँ तक असातिज़ा का ताल्लुक़ होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है आपसे जुड़ते हैं और फाइनली जब स्कूल इस्टेब्लिश हो जाता है तो कोई आपका स्कूल छोड़ना नहीं चाहता है। और जो लोग छोड़ के जा चुके हैं उन्हें अफसोस होता है और वो वापस आने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़र्क है अपना जो है गल्फ़ की तालीम में और उसके बाद यहाँ की तालीम। आप अपनी जो आपकी ख्वाहिश थी कि मेरा अपना स्कूल हो, मैं जो है तो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से असातिज़ा को अपॉइंट कर सकूं, आपकी वो ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी कर दी और आपने औरंगाबाद जैसे तारीख़ी शहर में एक विंस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल कायम किया। और ये भी हमको जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने बहुत ही कम पीरियड में, खलील मुद्दत के अंदर आपने जो है तो एक बड़ा अचीवमेंट किया है। लोगों के पास में जो है तो पहले KG, नर्सरी, प्री-प्राइमरी, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, प्राइमरी, फिर ऐसे स्कूल वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। आपने पहली छलांग में KG से मैट्रिक तक अपना स्कूल शुरू कर दिया, तो ये कैसे मुमकिन हो पाया? देखिए, ये मैंने जैसे बताया कि मेरा ख्वाब था, और उसके बाद ये ख्वाब था कि मैं एक आइडियल स्कूल औरंगाबाद में शुरू करूँ। गल्फ़ का तो काफ़ी एक्सपीरियंस था मेरे पास। उसके बाद जो है जब मैं गल्फ़ से यहाँ वापस आया स्कूल शुरू करने के लिए, तो लोगों ने मुझसे कहा, अरे खान साहब क्या करते हैं आप, जो है आपके पास पैसा दिला जो है बैंक में रख दीजिए और इत्मीनान से अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारिए। तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, अगर मैं रिटायर हो जाऊँगा तो बहुत जल्दी पलंग पकड़ लूँगा और उसके बाद जो है होगा ये कि फिर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाऊंगा। और पता ही चला कि अफसर खान साहब एजुकेशनिस्ट थे, लेकिन मैं अपने ख्वाब की ताबीर जो है औरंगाबाद में देखता था, इसलिए कि मैंने जिन इदारों में काम किया हूँ उनके वो जो स्टूडेंट हैं, वो जो तलबा हैं, वो फादर, ग्रैंडफादर, उनके बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन बन गए। अपना जो है उनके पोते पातियाँ जो है वो सारे अपना तैयार थे कि कोई एक अच्छा सा स्कूल यहाँ कायम हो और उसके बाद हम शुरू करें। तो लोगों की मैंने नहीं मानी और मैंने कहा कि नहीं, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे स्कूल खोलना है। उन्होंने कहा कि बच्चे कहाँ से आके आपके पास? मैंने कहा कि देखिए, मेरा इरादा ये है कि KG से लेके 10th तक मैं क्लासेस शुरू करूँ। ये 13 क्लासेस होती हैं और मुझे अगर हर क्लास में एक बच्चा भी मिलता है तो मैं पूरा स्कूल कायम करूँगा, शुरू करूँगा। और इसके लिए जो है मैंने बिल्डिंग जो है खड़ी की और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो है उन्होंने मुझे स्कूल कायम करने की न सिर्फ इजाज़त दी, बल्कि KG से लेकर 12th तक
उन्होंने कहा कि आप क्लासेस खोल सकते हैं। तो मैंने हिम्मत की और मैंने पूरी क्लासेस शुरू की। तो पहले दिन मुझे याद है 16 जून 2018 को मैंने स्कूल शुरू किया था। तो मेरे साथ 113 बच्चे थे जिनकी मैंने एक तस्वीर अपने साथ ली है और आज भी मैं उसको चेरिश करता हूँ। और 2018 के ख़त्म होते होते ही मेरे पास 311 बच्चे थे और हर क्लास भरी हुई थी। हाई स्कूल में कुछ बच्चे कम थे, लेकिन जो है मुझे बच्चे मिले। तो ये जो है मेरे जो शागिर्द थे और मेरे जो चाहने वाले थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, इसलिए कि मेरे पास जो है गल्फ़ का एक्सपीरियंस था। वहाँ का जो है मेरे पास एक्सपीरियंस था और उनको पता था कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी का सारा सरमाया इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है, वो स्कूल अच्छा चलाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्वाब की जो ताबीर है वो विंचेस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के फॉर्म में इस वक्त शहर में है। सर, आपके पास में असातिज़ा का जॉब अपॉइंटमेंट करते हैं तो किस बेस पर करते हैं? क्योंकि बहुत सारी जगह पर उमूमन ऐसा देखा गया है कि जो असातिज़ा का अपॉइंटमेंट होता है उसके अंदर जो है तो क्वालिफ़िकेशन को नहीं देखा जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि वो सोसाइटी को क्या दे रहा है। तो आप किस तरीके से अपने स्कूल में असातिज़ा का अपॉइंटमेंट करते हैं? नहीं, हमारे पास एक तरीक़ेकार है सर, और एक फैक्टर होता है इसमें। आप जो आप नहीं बोले, रिकमेंडेशंस भी होते हैं कि फलाने को अपॉइंट कर लीजिए, वो मेरा चचेरा भाई है, वो मेरा ताहिरा भाई है। देखिए, अगर क्वालिटी एजुकेशन आपको देना है बच्चों को, तो टीचर्स का क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, उसका काबिल होना ज़रूरी है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अच्छे होने चाहिए और उसके पास कुछ ना कुछ तजुर्बा होना चाहिए। तो हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं पेपर में। एप्लीकेशन जब हम जमा कर लेते हैं तो उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है वर्बल इंटरव्यू होता है। वर्बल इंटरव्यू में अगर वो सेलेक्ट होते हैं और आपको ये महसूस होता है कि ये जो कैंडिडेट है, ये जो टीचर आया है आपके सामने, ये अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोल सकता है, या अगर मराठी का हो तो अच्छी तरह मराठी बोल सकता है, या हिंदी सब्जेक्ट का हो तो हिंदी वो कर सकता है, तो उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद इनसे हम एक ऐसे लिखवाते हैं जो उनके सब्जेक्ट से एसोसिएटेड होता है। वो ऐसे जो है अक्कासी करता है कि इस कैंडिडेट में कोई दम है या नहीं है। अच्छा, वो भी होने के बाद फिर हम जो है कैंडिडेट को जो है क्लास में अपना वो करते हैं और हम डेमो लेसन लेते हैं, जिसे डेमोस्ट्रेशन लेसन होता है। तो डेमोस्ट्रेशन लेसन देने के बाद जब हम पूरी तरह से मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ ये शख्स जो है आदमी हो या औरत हो, ये पढ़ा सकती हैं, और उसके बाद बहुत ही कम ऐसा हुआ कि किसी ने अपना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जिनका इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया है, लोग जो है बहुत अच्छे साबित हुए हैं और आज भी वो तालीम जो है दे रहे हैं स्कूल में। सर, कोई भी इंस्टीट्यूट चलाने के लिए उसके बैकबोन फाइनेंशियल पोजीशन है, और हमने देखा है कि हमारे शहर में जो दीगर इंग्लिश स्कूल्स है वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास का फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, और जो गरीब तबका या मुतवस्सित तबके का बच्चा क्या आपके स्कूल में तालीम हासिल कर सकता है या वो फ़ीस स्ट्रक्चर अदा कर सकता है? जी हाँ, जहाँ तक फ़ीस स्ट्रक्चर का ताल्लुक़ है, हमने सर्वे किया था और उसके बाद देखा था कि जो है कुछ स्कूल जो हैं 3.5 लाख ले रहे हैं, कोई 1.5 लाख ले रहा है, और उसको बड़े बड़े जो स्कूल थे 1 लाख से ज़्यादा ही अपना जो है फ़ीस लेते थे। हमने जब इस स्कूल को शुरू किया तो हमने एक स्टैंडर्ड फ़ीस रखी अपना, जो ना बहुत ज़्यादा थी और ना बहुत ज़्यादा कम थी। और उसमें हमने ये किया था कि ये तो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है, लेकिन जितने लोग हमारे पास एडमिशन्स के लिए आते थे तो वो इंडिविजुअली जो है मैं उनको अटेंड करता था, और उनकी जो है कैपेसिटी के हिसाब से जो है हम वो फ़ीस तय करते थे कि भाई ठीक है, आप इतनी फ़ीस दे सकते हैं, दे दीजिए। शुरू में अपना जो है इस तरह से हमने किया, और उसके बाद जो है इसीलिए जो है 311 बच्चे जो है मेरे पास आए, और उसके बाद ये तादाद जो है बढ़ी रही है। तो और उसके अलावा जो है इस साल से हमने एक नई स्कीम शुरू की है
हमारे मोदी जी जो है उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो उस स्लोगन को हमारे प्राइम मिनिस्टर के मैंने इस साल इम्प्लीमेंट किया। मैंने लड़कियों के लिए 50% फीस जो है माफ़ कर दी है। जो भी लड़की मेरे पास अब एडमिशन लेती है वो सिर्फ 50% फीस देती है। उसके अलावा जो है लड़कियों के लिए हमने जो है अलग से क्लासेस का इंतज़ाम किया है। शुरू में तो को एजुकेशन था, लड़के लड़कियां साथ ही पढ़ते थे, लेकिन जो है इस साल से हमने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की है कि हमने लड़कियों के लिए 50% फीस वो की है। उसके अलावा अगर किसी पेरेंट के 2 बच्चे होते हैं तो पहला बच्चा तो पूरी फीस देता है, लेकिन दूसरा बच्चा जो है वो 50% फीस देता है। तो इस तरह से जो है अच्छा वो यूँ गया है कि अगर किसी का एक लड़का और इसकी एक लड़की है तो दोनों भी 50% फीस देते हैं। तो इस तरह से हमने कई स्कीमें रखी हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं होती है कि वो पढ़ा सकें। तो ऐसे लोगों के लिए हिना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जो है उनका खर्चा बर्दाश्त करती है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो फ्री मेरे पास पढ़ रहे हैं और वो पैसा जो है हिना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी दे रही है। सर, जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे को घर पर भी तवज्जो देना ज़रूरी होती है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है तो अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें और एक काबिल इंसान बने। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आपके स्कूल में किस तरीके से जो है तो तालीम दी जाती है? जी देखिए, क्लास में मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं। तो हमने डायग्नोस्टिक टीचिंग का इंतज़ाम किया है। हमारे पास के जो क्लास टीचर्स होते हैं वो बच्चों को गेज कर लेते हैं कि भाई ये बच्चे बहुत ही होशियार हैं, ये थोड़े एवरेज हैं, और ये ऐसे बच्चे हैं जिनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। तो कुछ वक्त निकाल के क्लास से वो उन पे कंसंट्रेट करते हैं और उनको भी एवरेज बच्चों तक लाने की कोशिश करते हैं, और फाइनली एवरेज बच्चे जो है अच्छे बच्चे बन जाएं, हम इस बात की कोशिश करते हैं। सर, आजकल लोग तो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं बन रहे। तो अखलाकियात और उनकी किरदार साजी के सिलसिले में आपके स्कूल में क्या किया जाता है? साहब, इंसान कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन बद अखलाक है तो इंसान कहाँ से हुआ है? तो इस पे बहुत ख़ास तवज्जो दी जाती है साहब, इसलिए कि असेंबली जब हमारी होती है तो प्रिंसिपल और टीचर जो है अखलाकियात पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। क्लासेस में भी जो है टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो है बच्चों के अखलाक दुरुस्त कीजिए और उनको सुधारिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो है मस्तियाँ कर लेते हैं, उसके बाद शरारतें करते हैं, और उसके बाद हमें जब ये महसूस होता है कि उनके वालिदैन को बुलाकर थोड़ी सी अपना तंबीह की जाए और घर को भी अपना उनकी तालीम में इन्वॉल्व किया जाए तो हम करते हैं। उनके वालिदैन को भी बुला के बताते हैं कि भाई देखिए आपका बच्चा तो बहुत वो है, अपना एनर्जेटिक है, हम शरीर नहीं बोलते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक है, इसमें बहुत एनर्जी है, लेकिन जो है यहाँ पर इसकी एनर्जीज जो है इसको चैनलाइज करना चाहिए। तो इसको अखलाकी तालीम भी अपना देनी चाहिए, हम भी देते हैं और पेरेंट्स को भी बताते हैं कि भी इस तरह से हो सकता है। हमारे पास काउंसलर्स हैं सब जो काउंसिल करते हैं, तो ये भी अपना अखलाकियात में जो है मदद करता है। सर, आपने जब पढ़े होंगे, जब हमने पढ़े हैं या हमारी उम्र के लोगों ने जो पढ़े हैं, उस वक्त जो उस्ताद हुआ करते थे वो हमें कड़ी से कड़ी सज़ा देते थे, लेकिन ना हम उफ करते थे और ना ही हमारे पेरेंट्स कभी स्कूल में लड़ने के लिए आते थे। अभी तो कानून ही ऐसा बन गया है कि आप बच्चों पर सख्ती नहीं कर सकते। तो इसका आपके दर्स व तदरीस पर क्या असर पड़ा है? बहुत बेहतर सवाल किया आपने। जो है मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जो है जो सज़ाएं दी जाती थी, मैं नाम ले रहा हूँ, वज़ीर खान साहब हमारे मास्टर थे जो हमको अरबिक पढ़ाते थे, लेकिन बड़े सख्त थे। उसके बाद जो है करते ये थे कि ये 2 उंगलियों के बीच में
एक मार्बल रखते थे, गोटी जिसे कहते हैं, ठीक है, और एक हाथ तो उनके इधर होता था, दूसरे हाथ से आपको पढ़ना पड़ता था, अरबी पढ़ना पड़ता था। जहाँ गलती हुई कि उन्होंने दबाया तो कई बच्चे जो है वो क्लास में पेशाब कर देते थे, लेकिन कभी भी पेरेंट कोई नहीं आए, और जो है उस सख्ती की वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो है हम इस काबिल बने हैं कि हम लोगों को तदरीस का वो कर रहे हैं, अपना तदरीस दे रहे हैं सब। तो वो तो खैर वो दौर था, लेकिन इस ज़माने में जो है आते हैं पेरेंट्स आते हैं कि मेरे बच्चे को थप्पड़ मार दिया, और उसके बाद क्या मजाल उसकी कि उसने उसे थप्पड़ मार दिया, और वो कौन होता है, ये होता है। तो हमारे पास जो काउंसलर्स होते हैं तो ऐसे पेरेंट्स को ठंडा करते हैं कि बेटा देखिए, वो जो उस्ताद है या उस्तानी है वो आपके बच्चे के दुश्मन नहीं है। उसने अगर एक तमाचा लगा दिया है तो आप भी तो बच्चों को कई तमाचे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। वो मानते हैं हाँ हम लगाते हैं, लेकिन हम तो पेरेंट्स हैं, तो हम ये बताते हैं कि हम भी जो है आपके बच्चों के रूहानी पेरेंट्स हैं। आप तो उनके सगे पेरेंट्स हैं, लेकिन हम रूहानी पेरेंट्स हैं। लेकिन ठीक है, सख्ती की गई है, लेकिन हम इस बात की कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो पेरेंट्स समझ आते हैं, तो काउंसलिंग करना पड़ती है लोगों की, और काउंसलिंग करने के बाद जो है पेरेंट्स कन्विंस भी हो जाते हैं सर, और कोऑपरेट भी करते हैं। सर अभी आपके स्कूल में तो समझ निसाबे किताबें वगैरह पढ़ाई जाती हैं जी। आजकल का दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी आपके पास में दी जाती है, या किस तरीके से उनको समझिए ज़िंदगी जीना सिखाया जाता है? जी जी, हमारे पास कंप्यूटर लैब है सर, और आईटी जो है एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो प्रैक्टिकली जो है हर बच्चे के लिए मेरे पास 32 कंप्यूटर्स हैं और 30 की क्लास होती है। हर एक को एक एक कंप्यूटर दिया जाता है, और उसके बाद उस पर उनको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस वगैरह होते हैं, उस पर जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होते हैं वो सिखाए जाते हैं। उसके अलावा हम करते ही हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ शोबों से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। हमने डॉक्टर्स को बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया, उसके बाद जो है बैंकर्स को बुलाया, और हम लेक्चर दिलवाते हैं सीनियर बच्चों के लिए, ताकि वो आगे जाकर जो है अपने मुस्तकबिल में सही फील्ड सेलेक्ट कर सकें और उसी फील्ड में जाएं। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस हमारे पास फॉलो होती हैं। ज़ाती तजुर्बे के बिना पर जो है हमने जो है स्कूल का एक रूटीन जो है उसको डिज़ाइन किया है। सुबह में जो भी वक्त हो, 7:30 हो, 8 हो, बाज़ वक्त अपना सर्दियों में हमको वक्त बदलना पड़ता है तो 8:45 भी बज जाते हैं। तो उस वक्त पर जो है हमारी असेंबली होती है, और मेजॉरिटी जो है बच्चे, तकरीबन 90% बच्चे जो है उस वक्त आ जाते हैं और असेंबली ग्राउंड में जमा हो जाते हैं। तो शुरू में तो हम जो है इनसे फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं 5 मिनट के लिए, इसलिए कि इस दौर में जबकि जो है कंप्यूटर दौर है और बिज़ी दौर है, जिसमें पेरेंट्स के लिए भी और दूसरे लोगों को भी, रिश्तेदारों के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता है कि बच्चों से एक्सरसाइजेस वगैरह करवाएं। तो 5 मिनट के लिए हम शुरू में बच्चों से एक्सरसाइजेस करवाते हैं। उसके बाद जो है स्कूल की असेंबली शुरू होती है स्कूल की प्रेयर से। तो वहाँ स्कूल की प्रेयर होती है जो बच्चे सभी पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है बच्चे जो है अखबार की सुर्खियाँ जो है पढ़ते हैं, इसलिए कि बच्चों के पास इतना वक्त नहीं होता कि अखबार पढ़ें। तो बच्चों को जो है बता दिया जाता है कि अखबार में ये सुर्खियाँ हैं, और अगर उनको इंटरेस्ट होता है तो अखबार भी पढ़ते हैं। उसके अलावा जो है अखबार ज़रीन में जो है थॉट फॉर द डे बच्चों को दिया जाता है, और उसको जो है एक्सप्लेन किया जाता है। अखलाकियात पे ही होता है ये, और उसके बाद उसको बच्चे एक्सप्लेन करते हैं कि इस थॉट फॉर द डे का क्या मतलब होता है। उसके बाद जो है हमारे पास साइंसी मालूमात दी जाती है। बच्चे जो आते हैं वो साइंसी मालूमात अपना बच्चों को देते हैं। तो जो बच्चे सामने खड़े होते हैं तो वो भी अपना बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं असेंबली में। उसके बाद जो है
प्रिंसिपल साहब अपनी तकरीर में जो है बच्चों को जो भी कहना हो तो कलेक्टिवली अपना इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, जो असातिज़ा के लिए भी बाज़ वक्त होते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास स्कूल का बैंड है, और उस अब जब ये सारी एक्टिविटीज़ जो हो जाती हैं, इसमें और एक चीज़ हम इंक्लूड करते हैं, बीच में एक्सरसाइज की ही तरह जो है हमारे पास बच्चे जो है एक्सरसाइज करते थे, म्यूज़िकल डांस करते थे, जैसा हम होंगे कामयाब। उसके बाद वी द चिल्ड्रन ऑफ विंचेस्टर स्कूल, तो इस टाइप के हमारे पास सॉन्ग्स हैं, तो उस सॉन्ग्स पे भी बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। और फाइनली जो है नेशनल एंथम होता है। नेशनल एंथम होने के बाद बच्चे बड़े सलीके से क्लास वाइज बैंड की धुन पे क्लास टीचर्स के साथ क्लासेस में जाते हैं, और उसी तरह से जब स्कूल ख़त्म हो जाता है तो हम सिस्टमैटिक डिस्पर्सल करते हैं। जिस तरह से स्कूल की इब्तिदा जो है दुआ से होती है, उसी तरह जो है स्कूल का इख्तिताम भी दुआ से ही होता है। और क्लास वाइज बच्चे जो है टीचर के साथ बाहर जाते हैं, एक हंगामा नहीं होता, नहीं तो अक्सर ही होता है कि आखिरी बेल बजी तो बच्चे हाँ बोल के दौड़ जाते हैं, तो हमारे पास ये नहीं होता है। टीचर्स के सुपरविजन में जो है बच्चे लाइन से अपना स्कूल के बाद या तो अपने बसेस में चले जाते हैं या अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, तो हमारे पास ये रूटीन होता है। और उसके अलावा जो है स्कूल में जो है बच्चों के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। मेरे पास जो है 3 प्लेग्राउंड है जिसमें बच्चे खेलते हैं। मेरे पास आर्टिफिशियल टर्फ है जो मुख्तलिफ स्कूल्स में नहीं होता है, अगर होता भी है तो उनसे फीस चार्ज की जाती है। और मेरे पास स्विमिंग पूल है जिसमें बच्चे तैराकी सीखते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है फैसिलिटीज़ हम जो है बच्चों को देते हैं। और मेरे पास 4 वो है अपना तजुर्बा गाह हैं, फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब और कंप्यूटर लैब। ये भी मेरे पास अलग अलग हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जदीद आलात मौजूद हैं और जदीद कंप्यूटर्स हैं, तो ये फैसिलिटीज़ भी हम बच्चों को देते हैं। सर, कई बरसों के बाद मरकज़ी हुकूमत ने हमारी एजुकेशन पॉलिसी तब्दील की है। अभी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें बच्चों के जो बस्तों का बोझ था उसे भी कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो पैटर्न है हमारा, जैसे मैट्रिक के बाद एसएससी, एचएससी और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, तो इसमें भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप किस तनाजुर में देखते हैं? उन्होंने थोड़ा सा हमारी जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिवैम्प किया है। इससे पहले स्कूल्स में ये होता था, इस साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों ने सभी ने इम्प्लीमेंट किए, इसलिए गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं। इससे पहले होता ये था कि किंडरगार्टन जो सेक्शन होता था, नर्सरी या किंडरगार्टन सेक्शन, तो 3 साल तक गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता था कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता था, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि इन क्लासेस को भी इन्होंने एक ग्रुप में मर्ज कर दिया है। वो ग्रुप 1 जो है वो किंडरगार्टन से लेके 4th तक होता है, और उसके बाद जो है ग्रेजुअली ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड ग्रुप होता है 5th से लेकर 8th तक। उसके बाद हायर ग्रेड जो ग्रुप होता है वो 9 से लेकर 12 तक होता है। इससे पहले होता ये था, ये अभी भी होता है, कि बच्चे 10th के बाद मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन जो कहते हैं। लेकिन आगे चलकर
ये ख़त्म हो जाएगा और 8 से ही बच्चों को अपने जो है पसंद का कोई सब्जेक्ट पसंद करना पड़ेगा और उसी में जो है उसकी तालीम होगी, उसी में जो है उसमें कंसंट्रेशन होगा। दूसरे लैंग्वेज वगैरह पढ़ाए जाएंगे, लेकिन मेन जो है सब्जेक्ट उनको लेना पड़ेगा 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से हो। और बोर्ड एग्जामिनेशन जो है 12th के बाद। तो बहुत अच्छा चेंजेस जो हुए हैं अपना जो है हिस्ट्री में हुए हैं। कई जो है टॉपिक्स और कई जो है हमारे पास के पुराने जो दौर थे, हिस्टोरिक दौर, उनको एलिमिनेट किया गया है। कुछ नए एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐड हुए हैं, लेकिन ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट की हुई, जिसको हमने एक्सेप्ट किया है। सर, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल पर लगे रहते हैं। तो इसकी वजह से किताबों की जो पढ़ाई होती है, कुतुब वो कम हो गई। तो इसके क्या मुज़िर असरात पड़ रहे हैं? मुज़िर असरात, इसमें दोनों असरात होते हैं सब, मुस्बत एज वेल एज मुज़िर। मुस्बत असरात मैं बताता हूँ। अभी आपने कहा कि जो है बच्चों को जो है पेरेंट्स और असातिज़ा और स्कूल जो है बुक्स के बोझ से लोडेड कर देते थे, लेकिन अगर कंप्यूटर्स और उसके बाद ये हमारे मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल हो तो ये बर्डन ख़त्म हो जाएगा। बच्चे को सिर्फ एक मोबाइल स्कूल में ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी और एक नोटबुक या कुछ नोटबुक जिसमें उनको लिखने की प्रैक्टिस की जाएगी। वज़ीर असरात ये है कि ये जो है लड़के पढ़ते नहीं हैं, बल्कि जो है या तो गेम्स खेलते हैं या फिर ऐसे साइट पे चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें नहीं जाना चाहिए। इनमें जो है अखलाकियात जिसे हम बोलते हैं वो उससे दूर हो रहे हैं सर। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उस्तादों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद जो कुछ अपना जो है इंटरनेट पे या उसके बाद मोबाइल फ़ोन पे बताया जाता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो है हमने जो है पेरेंट्स से कहा है कि आपको बच्चे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे क्या कर रहे हैं इस पे वॉच रखना चाहिए, और अगर ये नहीं करेंगे तो आपके बच्चे बिगड़ेंगे। और कई बच्चे बिगड़े भी हैं। कई जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे घराने के हैं, उन्होंने इससे इस्तेफाज़ा भी किया। सर, आपके और हमारे ज़माने में गाइड इस्तेमाल करना मायूब समझा जाता था, प्राइवेट कोचिंग मायूब समझी जाती है, लेकिन आज धड़ल्ले से गाइड इस्तेमाल हो रही है। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस जो है तो भरी भी हैं और स्कूल्स खाली। ऐसा क्यों? वजह ये है कि सर आपके ज़माने के और हमारे ज़माने के जो असातिज़ा थे वो अलग ही थे। वो लोग जो है ना बच्चों को ट्यूशन क्लासेस के लिए बुलाते थे और ना जो है बच्चों से अपने घर में काम करवाते थे। उनका मकसद ये होता था कि बच्चों को हम जितनी बेहतर तालीम दे सकते हैं दें, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। जिस तरह से डॉक्टर्स भी जो प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा इलाज कर दिया उसके बाद कहा कि भाई ठीक है मेरी प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ जाना, बाकी का इलाज उधर हो जाएगा। तो उसी तरह से इस प्रोफेशन में भी जो है सब ऐसा हो रहा है। अच्छा सा पढ़ाते हैं थोड़ा सा, लेकिन बच्चों को पता हो जाता कि ये 3-4 टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन 3-4 टीचर्स की जो है प्राइवेट क्लासेस होती है, जिसमें जो है यही बच्चे वहाँ जाकर भी तालीम हासिल करते हैं। अब जाहिर है अपना जो है 30-40 बच्चों की क्लास होती है, तो वहाँ पर भी टीचर वो बच्चों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो फिर वो गाइड इस्तेमाल करने के लिए कहता है अरे मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, फलानी जगह ये मिल जाएगा, फलानी जगह ये मिल जाएगा। तो खैर आजकल बच्चे गाइड भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फ़ोन का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस जो है बदकिस्मती से अपना जो है सोसाइटी में चल रही है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। अगर आप ट्यूशन क्लासेस के लिए टीचर्स को बोलेंगे कि भाई ठीक है आपके बंद ट्यूशन क्लासेस, तो दूसरे दिन वो नौकरी छोड़ देते हैं। इस तरह से भी तो आंखें बंद करनी होती है बात। डॉक्टर अफसर खान साहब, आप एक एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ
उर्दू अदब से भी आपका काफ़ी ज़ौक़ है, आप जो है तो एक अच्छे मुसन्निफ़ हैं, आप कई अफ़साने लिख चुके हैं, तो थोड़ा सा हम उस तरफ में भी आते हैं। जी। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप अफसर खान साहब शहाब अफसर कब से हो? देखिए, लिखने के जो जरासीम हैं वो वालिद साहब और भाई साहब से जो है हमारे जिस्म मुंतकिल हुए थे, तो कॉलेज के ज़माने से ही मैं लिखता था। उसके बाद जो है यहाँ पर आज उर्दू का न्यूज़पेपर निकलता था, तो उसमें जो है मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अदबी सफ़ा जो है एडिट कीजिए, तो झरोके में एडिट किया करता था। अच्छा, शुरू में तो हमने उसमें अफसर खान लिखा, तो लोगों ने बताया कि ये अफसर खान कौन है, भी ये इनका तखल्लुस क्या है, तो ये क्या हैं। तो फिर उसके बाद जो है हमारे भाई साहब जो हैं, बड़े भाई साहब, वो अनवर खान थे, लेकिन बड़े बड़े शायरों के मशवरे पे उन्होंने अपना तखल्लुस रखा था, साकिब, डॉक्टर साकिब अनवर खान होते थे वो, लेकिन डॉक्टर साकिब अनवर हो। फिर उसके बाद जो है भाई साहब ने कहा कि देखो, अगर तखल्लुस से रखना है तो हम दोनों भाई हैं, तो मैं साकिब और उसके बाद तुम शहाब। तो इस तरह से शहाब साकिब जो है दो भाई बन गए, मेरा तखल्लुस शहाब पड़ गया और भाई साहब साकिब थे। तो इस तरह से मैं अफसर खान से शहाब अफसर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक किताब मेरी छप चुकी है, अफसानों का मजमुआ, और दूसरे की भी तैयारी है। वक्त निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा वक्त निकालता हूँ, बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है अदब के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल ही लेता हूँ। अदब के लिए, अदब की महफिलों के लिए अपना जो है मैं जाकर अपना उनमें शरीक भी होता हूँ और लोगों को अप्रिशिएट भी। सर, आप हमारे चैनल से नए लिखने वालों और स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अंग्रेजी में कहा गया है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। इनको जो है मेहनत मुशक्क़त करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, उर्दू में लिखने की कोशिश करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो है मुसन्निफ़ीन हैं, उसके बाद बड़े बड़े उस्ताद औरंगाबाद में हैं। औरंगाबाद अजिस्ता बुनियाद जो है, यहाँ पर बड़े बड़े शायर, उसके बाद नक़ाद, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ वर्ल्ड फेमस जो है और शायर बने हैं। तो अगर उनके पास जाकर थोड़ी सी इस्लाह कर ली जाए, या उसके बाद अखबारात में जो अदबी सफ़ात निकलते हैं उनमें कोशिश की जाए, और एक या दो उनके अफसाने या उनके मज़ामीन छप जाएं, तो उनमें इनकरेजमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा इनकरेज होते हैं, और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि अब मेरा तीसरा अफसाना भी छपना चाहिए या ये आर्टिकल भी छपना चाहिए। तो इस तरह की अगर कोशिश होती है और अखबारात और उसके बाद यहाँ के सीनियर लोग उनको इनकरेज करते हैं, तो कोई वो वजह नहीं है कि हमारे पास FCN या और जो है उर्दू के अपना जो है चैनल जो है उसमें अच्छे से अच्छे जो है आपको लिखने वाले मिलेंगे। तो जनाब, ये थे हमारे डॉक्टर शहाब अफसर खान साहब। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है तो आपने जो ख्वाब देखा था और ख्वाब की ताबीर की शक्ल में जो है तो मिस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल कायम हुआ है, ये और मज़ीद तरक्की करता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इंशाल्लाह फिर और किसी ऐसी ही शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे स्कूल। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत